जब यूपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा जाता है किसी जीव के बारे में, तो एक ऑप्शन यह भी रहता है कि ये आईयूसीएन की कौन सी रेड लिस्ट में शामिल है, कौन सी कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। देखो अब बात करते हैं अपन आईयूसीएन क्या है। देखो सबसे पहले तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। एक बात ध्यान रखना, क्या आईयूसीएन के साथ इसकी रेड लिस्ट भी जारी हो गई थी? नहीं, रेड लिस्ट की सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1964 में। देखो आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट जारी क्यों किया है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। रेड लिस्ट ऐसे किस कारणों से अपनी रेड लिस्ट जारी करता है? देखो ये ताकि जो संरक्षण है ना, जीवों का संरक्षण, अपन उसको देख सके कि जो जीव है किस स्थिति में, यदि वो संकट की स्थिति में है या अभी उन पर कोई खतरा नहीं है, ये अपने को पता होगा, तब अपन उनका संरक्षण कर सकेंगे। सबसे पहले संरक्षण कर लेंगे, अपने को ये जानना जरूरी है ना कि उस पर खतरा कितना मौजूद है। तो संरक्षण की स्थिति का वैश्विक मापन है। ये एक संस्था है, जो आईयूसीएन संस्था है जो विश्व में जो जीव पाए जाते हैं उनकी कैटेगरी निर्धारित करता है कि ये इस पर बहुत ज़्यादा संकट है, ये विलुप्त हो चुका है, ताकि जो वहाँ की सरकार है वो उस जीव पर ध्यान दे सके और उसका संरक्षण कर सके। तो संरक्षण की स्थिति का ये वैश्विक मापन है। कब जारी किया गया था? 1964 में। जीवों और उनकी अच्छा ये संबंध, संकट, कौन सी जीव संकटग्रस्त है, कौन सा विलुप्त हो गया है, किस आधार पर तय होगा? ये तय होगा कि जो जीव है वहाँ का और उनके पास जीव और उनके संसाधनों के संबंध के आधार पे। आपको पता हो तो मैं पिछले एक टॉपिक में मैंने बताया था कि जो कोई भी जीव होता है उसका विकास कितना होगा वो उसके सबसे कम मात्रा में जो संसाधन मौजूद है उससे निर्धारित होता है। तो आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट में 9 कैटेगरी, किसी भी जीव को, जितने भी जीव हैं उनको 9 भागों में बांटती है। 9 प्रकार से इनकी श्रेणियाँ होती है। आईयूसीएन की 9 श्रेणियाँ होती है। देखो पहली, कोई सा जीव, जो कोई भी एक जीव है, कौन सी स्थिति हो सकती है इसकी सबसे टॉप पर? या तो खत्म हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है, ये विलुप्त हो चुका है, एक्सटेंट हो गया। दूसरा, विलुप्त नहीं हुआ, इसको मतलब खतरा बहुत ज़्यादा था या नष्ट हो चुका है, 1-2 ही बचे हैं जिनको अपन लैब में रख रखे हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनसे आगे उनका विकास किया जा सके। तो दूसरी, यानी वन में तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अपने लेब वगैरह में या वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं वहाँ पर अपन उनको सुरक्षित कर रखे हैं, यानी वन में विलुप्त हो गया, यानी एक्सटेंड इन वाइल्ड, एक्सटेंड इन द वाइल्ड। इसको क्या बोलेंगे? EW से, शॉर्ट रूप में इसको EW बोलते हैं। अच्छा, वन में भी विलुप्त हो गया लेकिन अपने को लेब में रख रखे हैं। इसके बाद कौन सी स्थिति आएगी? वन में तो मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त स्थिति के अंदर मौजूद है। तो तीसरे नंबर पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड बोलते हैं। कौन सी स्थिति? क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी CR से इसको संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब कोई यूपीएससी पीआईक्यू में प्रश्न होता है तो उसमें लिखा होता है कि ये जीव आईयूसीएन की रेड लिस्ट में CR में है, तो CR लिखा होता है, पूरा नाम नहीं लिखा होता। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी CR का मतलब क्या हो गया? उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। अच्छा, इसको किस आधार पर देखती है? अभी मैंने बताया था कि अपने संसाधनों के संबंध के आधार पर देखेगी। देखो कौन से जीव को इस कैटेगरी में रखेंगे? जिसकी जनसंख्या 10 वर्षों के अंदर ही 90% से अधिक गिर गई हो, या 10 साल के अंदर ही वो 90% नष्ट हो चुके हैं, 90% गिरावट हो गई है। और उनकी जो व्यस्त जनसंख्या है ना,
ये 50 से कम बची है। वयस्क जनसंख्या, जनसंख्या क्या मतलब है, उसके जो बड़े जीव हैं वो 50 से कम बचे हैं। ध्यान रखना, कैटेगरी 10 वर्ष में 90% से गिरावट हो गई। अच्छा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गए, लेकिन कुछ जो होंगे वो संकटग्रस्त होंगे, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन वो संकटग्रस्त की स्थिति में आ गई। तो चौथे नंबर पर संकटग्रस्त, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड। और इसके लिए क्या विशेषता है, 10 वर्ष में उसकी जो जनसंख्या है वो 70% गिरावट आ गई। क्रिटिकल रूप से इंडेंजर्ड में क्या हुआ था, 90% गिरावट आई थी, और वयस्क जनसंख्या उसकी 50 से कम थी। लेकिन जो संकटग्रस्त है उसमें वयस्क जनसंख्या कितनी होगी, 200 से कम। 50 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है। वयस्क जनसंख्या 250 से कम। संकटग्रस्त हो गया, उसके बाद हाँ संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है, दिखाई कम दे रहा है, मौजूद है वन में लेकिन वो दिखाई नहीं देता, यानी दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, इनको वल्नरेबल बोलते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, ये 10 वर्षों में इनकी जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक गिर गई है, 50% से गिरावट हो गई है। और उनकी जो वयस्क जनसंख्या है वो कितनी है, वयस्क जनसंख्या 1000 से कम है, वयस्क जनसंख्या 1000 से कम है। तीनों में अंतर समझो, जिसकी जनसंख्या 10 वर्षों में 90% गिरावट हो गई है वो क्या होगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। 10 वर्षों में 70% से अधिक गिरावट हो गई और उसकी वयस्क जनसंख्या 250 से कम है, इंडेंजर्ड कैटेगरी। 10 वर्षों में 50% से अधिक गिरावट है और वयस्क जनसंख्या 1000 से कम है, उसको वल्नरेबल। इसके बाद आता है छठे नंबर पर संकटापन, यानी उसको संरक्षण की आवश्यकता है, वो मौजूद है, काफ़ी संख्या में है, लेकिन उनको फिर भी संरक्षण की ज़रूरत है। ये वरना संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ समय में वो संकटग्रस्त की स्थिति में आ सकते हैं, यानी उन पर संकट आने की स्थिति है, अभी नहीं है लेकिन आने वाले कुछ समय में हो सकती है, यानी नियर थ्रेटेंड है वो, आने वाले मतलब थोड़े दिनों में या कुछ सालों में उसका संरक्षण नहीं किया गया तो संकट की स्थिति में आ सकते हैं, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। 7वें नंबर पर इनको लिस्ट कंसर्न, यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कम चिंता करने की जरूरत है, इतना संकट की स्थिति में नहीं है, उनकी जनसंख्या काफ़ी हद तक मौजूद है और उनके पास संसाधन भी काफ़ी है, तो यानी लिस्ट कंसर्न यानी संरक्षण, चिंता करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब ये कैटेगरी हो गई, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ और भी तो होगा ना कैटेगरी, जैसे उसके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, अपर्याप्त डाटा हो गया, अपर्याप्त डेटा हो गया, या उसका अभी तक मूल्यांकन ही, अपने को उस जीव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यानी उसका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। ये 9 स्थिति तो हो सकती हैं किसी भी जीव के बारे में, कौन कौन सी, या तो वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है यानी एक्सटेंट हो चुका है, या फिर वो वन में विलुप्त हो चुका है यानी एक्सटेंट इन द वाइल्ड। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा खतरा है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, या संकटग्रस्त है, या दुर्लभ है, अभी वो उसकी जनसंख्या मौजूद है लेकिन वो बहुत कम दिखाई देता है, यानी दुर्लभ हो गया। संकटापन यानी अभी खतरा नहीं है लेकिन आने वाले संख्या में उस पर खतरा हो सकता है। कम चिंताजनक यानी अभी खतरा मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर किसी जीव के बारे में अपने को डेटा उपलब्ध नहीं है, या उसका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। केवल ये 9 स्थिति हो सकती है और इन 9 स्थितियों के आधार पर ही IUCN अपनी रेड लिस्ट जारी करता है। अच्छा, रेड लिस्ट का महत्व क्या होगा, देखो रेड लिस्ट में क्या जानकारी दी गई है, जो रेड लिस्ट है इसमें क्या जानकारी दी गई है, किसी भी जीव के बारे में जानकारी दी गई है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है ना, उसकी जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। तो इस कारण अपन जो IUCN की रेड लिस्ट बोलते हैं उसको विज्ञान से नीति, देखो इन्होंने IUCN ने वैज्ञानिक अध्ययन कर लिया, अब जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जिस देश में जो स्थिति है जिस जीव की, वहाँ की गवर्नमेंट क्या बनाएगी, उसको नीति बनाएगी, उसके संरक्षण के लिए नीति बनाएगी। इस कारण IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसको विज्ञान से नीति पाइपलाइन बोलते हैं, कि इन्होंने विज्ञान से अध्ययन किया
और सरकार वहाँ की उसके संरक्षण के लिए नीति बनाई। तो IUCN क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, उनके संरक्षण के लिए IUCN की रेड लिस्ट के आधार पर ही नीतियाँ बनाती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बन रहा है तो अपन देखेंगे कि जिस जीव के बारे में कानून बना रहा है उसकी स्थिति कैसी है। यदि वो संकटग्रस्त है तो सभी देशों के लिए अपन कानून बनाएंगे कि हाँ, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए भी प्राथमिक उत्प्रेरक का कार्य करता है। विज्ञान से नीति की पाइपलाइन है। जैसे IUCN तो वैज्ञानिक अध्ययन कर लिया, जैसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड हुआ या इंडेंजर्ड हुआ या वल्नरेबल। अच्छा, ध्यान रखना, जब इन 3 स्थिति के आधार पर ही होता है, क्योंकि संकटग्रस्त है बहुत ज़्यादा, उसका संरक्षण किया जा सकता है। इंडेंजर्ड है यानी अभी संकटग्रस्त, दुर्लभ रूप से नहीं हुआ है लेकिन संकटग्रस्त की स्थिति में है। वल्नरेबल यानी दुर्लभ प्रजाति है। तो इन 3 के आधार पर तो अपन कुछ उपाय कर सकते हैं, यानी उनका संरक्षण कर सकते हैं। यदि वो ऊपर वाली 2 स्थिति में है, यानी या तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है या वन में विलुप्त हो चुका है, तो सरकार उसके लिए किस प्रकार का संरक्षण करेगी? कोई संरक्षण नहीं हो पाएगा। या फिर अभी संकटग्रस्त, मतलब दुर्लभ रूप से संकट नहीं है लेकिन आने वाले समय में संकटग्रस्त हो सकता है, यानी नियर थ्रेटेंड है, तो उसके बारे में भी सरकार अभी ज़्यादा संरक्षण नहीं करती है। तो ध्यान रखना, ये 3 UPSC PT में प्रश्न आता है तो भी इन 3 के बारे में पूछता है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। UPSC PT में उन जीवों के बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो जिनकी स्थिति अभी बदलाव हुई है, तो अभी रिसेंटली, जैसे कोई वल्नरेबल था, संरक्षण किया, संरक्षण में सुधार होने के बाद अब वो नियर थ्रेटेंड हो गया है, यानी अभी उस पर संकट नहीं है। अच्छा, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। बाकी जितने जीव होंगे उनके बारे में अपन उनकी स्थिति के बारे में करंट के अनुसार देखेंगे, यानी PT 365 में देखेंगे, क्योंकि UPSC जो करंट में जीव है ना चर्चा में, उसी के बारे में प्रश्न पूछता है। अच्छा, कुछ जो UPSC PYQ में पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान में पाया जाता है, काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो तार लाइन है ना, बिजली की लाइन है, उनको अंडरग्राउंड किया जाए, क्योंकि बिजली की तारों के कारण इनका नुकसान हुआ है। कौन सी स्थिति है इनकी? क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। दूसरा, लो एंड टेल मकाऊ। तो लो एंड टेल मकाऊ कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पे ना, एंड मकाऊ, इसकी स्थिति इंडेंजर्ड है। मालाबार सिवेट, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? शायद मैंने पीछे बताया था ना। अच्छा, डॉल्फिन के बारे में ध्यान रखना, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में UPSC पूछ चुकी है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना। और डॉल्फिन के प्रकारों के बारे में, मीठे पानी डॉल्फिन कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखना। मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब जीवों के बारे में बात करेंगे उसके बारे में, उसमें इसको बताऊंगा कि डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन कितने प्रकार की होती है। UPSC PT से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, एक जो शायद आपके बार पूछा गया था 2025 में, एक प्रश्न मछली के बारे में। तो मछली की प्रजातियों के बारे में आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले जीवों के बारे में पूछते थे, लेकिन आजकल मछली या फिर जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, उनके बारे में UPSC ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, ये ब्लू फिन्ड महासिर है, ये चर्चा में क्यों है? तो वो पहले ही इंडेंजर्ड स्थिति में थी, जिसको अब लिस्ट कंसर्न वाली स्थिति में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जीव है इनके बारे में ध्यान रखना। अपन ने IUCN रेड लिस्ट कंप्लीट कर ली है। IUCN रेड लिस्ट कब जारी हुई थी? ये जारी हुई थी 1948 में IUCN का निर्माण हुआ था, और जो इसकी रेड लिस्ट जारी हुई थी वो 1964 में जारी की गई थी, यानी थ्रेटेंड स्पीशीज जो जीव हैं जिनको खतरा है उनके लिए जारी की गई थी। और किस आधार पर अपनी लिस्ट बनाती है? जो जीव है और उसके पास जो संसाधन मौजूद है उनके संबंधों के आधार पर, कि ये जीव कितनी ज़्यादा संख्या में है, उनके संसाधन कितने मौजूद है, ताकि उन संसाधनों के आधार पर ही तो किसी भी जीव का विकास होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो सबसे कम मात्रा में जो संसाधन मौजूद है उस पर निर्भर करता है। 9 स्थिति है, कोई भी जीव होगा या तो वो विलुप्त होगा या वन में विलुप्त हो गया और उसको जो प्रयोगशाला है वहाँ पर रख रखा है,
या फिर वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होगा, यानी 10 वर्षों में उसकी 90% गिरावट आ गई होगी। या फिर संकटग्रस्त होगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं लेकिन संकटग्रस्त यानी 10 वर्षों में 70% उसकी गिरावट आ गई, तो उसके संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा त्वरित रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। या फिर दुर्लभ प्रजाति हो गई जो 10 वर्षों में 50% उसमें गिरावट हो गई। या संकटग्रस्त यानी नियर थ्रेटेंड है, संरक्षण की इसको आवश्यकता है लेकिन अभी विलुप्त वगैरह नहीं हुई है। कम चिंताजन्य है यानी उसके संरक्षण की स्थिति अब सुधार आ गया है और इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जनसंख्या काफ़ी हद तक मौजूद है। अभी मैंने बताया था कि ऐसी कौन सा जो जीव है जो अभी हाल में इंडेंजर्ड से, यानी सीधा इंडेंजर्ड से कहाँ पर आ गया, वो आ गया लिस्ट कंसर्न में, कम चिंताजनक है। ब्लू फिन महासिर, ध्यान रखना ये मछली पहले इंडेंजर्ड थी, अब लिस्ट कंसर्न में आ गई। इसके बारे में अपन PT 365 करेंगे तब देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट का भी चर्चा में थी ये। तो अच्छा, कोई भी जीव है उसके बारे में क्या क्या चीज़ देखनी है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ पर पाया जाता है, उसकी IUCN की स्थिति क्या है, संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसकी कोई खास विशेषता। UPSC प्रश्न पूछती है तो इन उसकी 4 जानकारियों के बारे में ही प्रश्न आता है, चाहे वो हाथी के बारे में हुआ हो या डॉल्फिन के बारे में पूछा गया हो या जो समुद्री गाय है उसके बारे में पूछा गया हो या फिर जो खारा पानी का जो ऊँट होता है उसके बारे में जब 2023 में प्रश्न पूछा गया था वो। फिर संकटग्रस्त के बाद में नियर थ्रेट लिस्ट कंसर्न वाली स्थिति आती है। फिर किसी जीव का है तो अपने पास डाटा ही मौजूद नहीं है, तो डाटा यदि मौजूद नहीं है तो उसको किसी कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे, इस कारण उसको अपर्याप्त डाटा वाली कैटेगरी में रखते हैं। या कोई जीव है जिसके बारे में अपने को पता है, कोई प्रजाति है उसके बारे में अपने को अभी पता तक ही नहीं है, यानी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। अच्छा, रेड लिस्ट का महत्व क्या है, इसका महत्व देखो। रेड लिस्ट क्या काम करती है, ये जीव की वैज्ञानिक अध्ययन करती है उसके जनसंख्या के बारे में, यानी कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। IUCN काम है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना। जब अपने को पता चल जाए, किसी देश की सरकार को पता चल जाएगी उसके भौगोलिक सीमा के अंदर एक जीव है जो बहुत ही संकटग्रस्त है और उसका काफ़ी महत्व है, तो वहाँ की गवर्नमेंट नीति बनाएगी। इस कारण जो रेड लिस्ट होती है उसको विज्ञान से नीति की पाइपलाइन भी बोलते हैं, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल को संरक्षण के लिए सरकार वहाँ की कदम उठाती है, नीतियाँ बनाती है। अच्छा, कुछ अभी जो इम्पोर्टेंट है या UPSC PYQ में पूछे गए हैं उनके बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ब्लू एंड टेल मकाऊ इंडेंजर्ड है, मालाबार सिवेट है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इरावती डॉल्फिन इंडेंजर्ड है। जो ब्लू फिन्ड महासिर है वो इंडेंजर्ड थी लेकिन उसको हाल ही में लिस्ट कंसर्न वाली स्थिति में रख दिया गया, क्यों, उसका संरक्षण किया गया। इसी कारण IUCN की रेड लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि IUCN ये बताता ही नहीं कि ये इंडेंजर्ड स्थिति में है ये एक जीव, तो सरकार, अपनी गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या कदम उठा पाती कि इसको संरक्षण के लिए, उसको पता ही नहीं था रहता कि कोई ऐसा भी जीव है जो संकट की स्थिति में है। और यदि उसको ये जानकारी ही नहीं होगी थी तो ये एक समय पश्चात ये विलुप्त हो चुका होता। अब समझ में आया कि IUCN रेड लिस्ट का कितना महत्व है। अब इसके बारे में अपन PT 365 में और पढ़ेंगे, क्योंकि करंट UPSC PT जब प्रश्न पूछेगी वो करंट से ही प्रश्न पूछेगी। ओके, ठीक है, बाय बाय। अपन नेक्स्ट देखेंगे जो भारत में जो संरक्षित क्षेत्र वगैरह है। संरक्षित क्षेत्र यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इनका निर्माण कौन करता है और इनसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो PT के में ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं उनको अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे।